सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये जो सवाल आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये है हमारा कोई अराउंड नवंबर 2000 नवंबर 2014 पेपर 2-1 आप देख सकते हैं साइड पे। नवंबर 2014 पेपर 2-1 ठीक है ना, उसका क्वेश्चन 2 है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस सवाल को आपने करना है, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लें। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने परचेज किए 1 जुलाई 2012 को एक मशीन 1। फिर सेकेंड ईयर के शुरू में हमने दूसरी मशीन परचेज की है। अच्छा, यहाँ जो साल शुरू होता है वो जुलाई से शुरू होता है। इस सवाल में कैसे पता चला सर? ये देखें, ईयर एंड का वर्ड उसने यूज किया है। अगर आप जाके देखें, उसने लिखा हुआ है ईयर एंड, फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2013, 30 जून 2014। उसने लिखा हुआ है कि हमारा साल जो एंड होता है वो जून में एंड होता है। परेशानी की कोई बात नहीं है, साल कभी दिसंबर में एंड होता है किसी बिजनेस का, और किसी बिजनेस का जुलाई से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर जून में एंड होता है। ये कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, मशीन को बेचा है। हमने मशीन को बेचा है, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ईयर एंड पे जाके हमने मशीन को बेचा है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या है? वो ये कह रहा है स्टेट टू कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ डिलीवरी व्हीकल। अच्छा, इस सवाल में लिखा नहीं है फुल ईयर है क्या है। तो अमूमन ये होता है जब नहीं लिखा हो तो फिर हम मंथली अप्लाई करते हैं। अगर उसने नहीं बताया हो तो फिर हम मंथली अप्लाई करते हैं। अच्छा, इस सवाल में सीन ये है, गाइस सुनिएगा। फुल ईयर का उम्र मतलब ये होता है कि जिस साल मैं परचेज करूंगा उस साल तो अप्लाई करूंगा, और जिस साल डिस्पोज ऑफ करूंगा उस साल अप्लाई नहीं करूंगा। फुल ईयर का उम्र मतलब ये होता है। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं बताया, तो डिस्पोजल वाले साल भी लगानी है, डिस्पोजल वाले साल भी लगानी है डेप्रिसिएशन आपने। तो जरा इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा आराम से। 30 जून 2013 ये हमारा पहला साल है, ठीक है ना, मशीन के हिसाब से। हम अगर हमने बिजनेस शुरू किया है तो ये हमारे लिए क्या है, पहला साल है, 30 जून 2013। तो आप देख लें इस डेट पे हमारे पास कौन सी मशीन अवेलेबल थी। हमारे पास व्हीकल 1 अवेलेबल थी, व्हीकल 2 उसके बाद में आई है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर 30 जून 2014 पे हमने क्या किया है, व्हीकल 2 जो थी, व्हीकल 1 जो थी वो बेच दी थी। लेकिन अगेन इस सवाल में उसने फुल ईयर का बोला नहीं है, तो मैं डिस्पोजल पे भी लगाऊंगा, मैं डिस्पोजल पे भी लगाऊंगा। अगर वो फुल ईयर का बोल देता तो फिर मैं नहीं लगाता, तो मैं नहीं लगाता। अगर वो कहता फुल ईयर डेप्रिसिएशन है और हम नहीं लगाते उस पे, क्या कहते हैं, जिस साल हम सेल करते तो मैं नहीं लगाता। तो यहाँ व्हीकल 1 पे दोनों साल आएगी, दोनों साल आएगी। तो मुझे जल्दी से बताएं, पहले तो मैं ये ए पार्ट कर लेता हूँ। ए पार्ट क्या कह रहा है? ए पार्ट कह रहा है दो रीजन बताएं डेप्रिसिएशन के, डेप्रिसिएशन क्यों होती है, चीजें क्यों डेप्रिसिएट होती हैं। तो अगर हम डिलीवरी व्हीकल को सामने रखते हैं तो पहला रीजन है हमारे पास इकोनॉमिक रीजन। पहला रीजन क्या है? इकोनॉमिक रीजन, लाइक टेक्नोलॉजी। पहला रीजन है इकोनॉमिक रीजन। और दूसरा रीजन हमारे पास क्या हो सकता है चीजों के डेप्रिशिएट होने का? वेयर एंड टीयर। यानी मैंने अगर आपको बताया फिजिकल डिटोरिएशन, अगर आपको याद हो मैंने कहा था चीजों को यूज करने की वजह से भी उसकी वैल्यू गिरती है, चीजों को यूज करने की वजह से भी उसकी वैल्यू गिरती है। जी, अब बाकी पार्ट आप करें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। अब सुनना बेटा, देखो गाइस, सबसे पहले आते हैं डिलीवरी व्हीकल 1 पे। 30 जून 2013, मुझे नहीं पता किसी की बर्थडे थी या क्या थी। 30 जून 2013 डिलीवरी व्हीकल 1 हमारे पास थी और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 15,000। तो मैं 15,000 पे 20% लगा देता हूँ। 15,000 पे 20% लगा देता हूँ। मुझे बता सकते हैं मेरा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 3,000। मैं 3,000 लिख देता हूँ, ठीक है। डिलीवरी व्हीकल 1 मेरे, डिलीवरी व्हीकल 2 मेरे पास नहीं थी। डेप्सन तब स्टार्ट होती है जब एक चीज परचेज की जाती है, उस साल से फिर स्टार्ट होती है। ये नहीं थी तो नहीं लगेगी। और टोटल कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। ये हो गया पहला साल। अब सर नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे? 15,000 पे 20% नहीं लगाएंगे। अच्छा, व्हीकल 1 पे लगानी नहीं लगानी? अगर वो सवाल में कहता था कि देयर इज अ फुल ईयर पॉलिसी तो फिर मैं नहीं लगाता, फिर मैं नहीं लगाता डिलीवरी व्हीकल 2 पे और डिलीवरी व्हीकल 1 पे नहीं लगाता। लेकिन इस सवाल में इसने कुछ मेंशन नहीं किया। तो अगर आप जरा देखें कि पूरा साल यूज हुई है मशीन, पूरा साल यूज हुई है, तो अगर मंथली भी करें तो लगानी पूरी साल की पड़ेगी, यानी मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, 15,000 लेंगे और 15,000 में से माइनस कर देंगे 3,000 पुरानी डेप्रिसिएशन, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 20% से
ये हो जाएगा आपका 12,000, और 12,000 का 20% लेंगे, यू विल गेट 2,400, 2,400। इसी तरीके से हमारे पास व्हीकल 2 है, व्हीकल 2 20,000 की है, 20,000 की है, इस पे आप 20% लगाएंगे, यू विल गेट, यू विल गेट 4,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और टोटल आ जाएगा 6,400, 6,400। क्या यहाँ तक मेरे साथ है? क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? ओके बेटा, ओके। अब चलते हैं आगे। अब आगे वो बोल रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। अकाउंट कब तक का बनाना है? 30 जून 2014 का। ठीक है बेटा, मैं कश्यप बेटा दोबारा गाइड कर देता हूँ। कश्यप बेटा देखें, 30 जून 2013, 30 जून 2013, ठीक है ना? देखें बेटा, देखें, 30 जून 2013 हमने 15,000 की एक मशीन ली थी, ठीक है ना? सो हमने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 15,000 की एक मशीन ली थी, हमने 15,000 की मशीन पे 20% लगाया, कितना आ गया? 3,000 आ गया, तो मैंने 3,000 लिखा, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन है। मैं ये 3,000 माइनस कर दूंगा, बाकी कितना बचेगा? 12,000। 12,000 पे 20% लगाएंगे, 12,000 पे 20% लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,400। तो हमारे पास पहले साल की डेप्रिसिएशन 3,000 हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर की 2,400 हो जाएगी। यही मैंने किया है, 3,000 यहाँ लिखा है, 2,400 मैंने यहाँ लिखा है। मुझे बताएं ये वाली बात समझ में आ रही है? दूसरा बेटा ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, देख सकते हैं यहाँ पे। बेटा मुझे बताएं यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? ये वाली बात क्लियर हुई? डिलीवरी व्हीकल 1 की कैसे आई 3,000 एंड 2,400? तलहा बेटा, कश्यप बेटा, आप मुझे बताएं। जी गाइस, अच्छा जी, ठीक है बेटा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बात एक ही है। अगर आप लोगों ने कल मेरी क्लास ली थी तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बात एक ही है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, हम पहले साल कॉस्ट पे लगाते हैं, पहले साल कॉस्ट पे लगाते हैं। लाइक अगर फॉर सपोज एक मशीन ली है 15,000 की, तो मैं पहले साल 15,000 पे लगाऊंगा, पहले साल, सबसे पहले साल में। फॉर सपोज मैंने 20% अप्लाई किया, ये आ गया 3,000। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो फिर नेक्स्ट ईयर भी 3,000 आता, थर्ड ईयर में भी 3,000 आता। लेकिन लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, हम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट ईयर में क्या करेंगे, हम कॉस्ट पे नहीं लगाएंगे, हम कॉस्ट पे नहीं लगाएंगे, इसमें से 3,000 माइनस करेंगे, पुरानी ऑप्शन माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको प्यार से हम क्या कहते थे? बुक वैल्यू। क्या कहते थे? बुक वैल्यू। हम अगेन उस पे लगाएंगे 20%, उस बुक वैल्यू पे लगाएंगे 20%। आप खुद देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2,400। पहले कितनी आई थी? 3,000। अब कितनी आ गई? 2,400। ये देखें, डिमिनिश हो गया, डिमिनिश हो गया। अच्छा जी, सर मैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डिलीवरी व्हीकल 2 क्यों ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा आप गौर से सुनना, डिलीवरी व्हीकल 1 जो है वो मैंने क्यों नहीं लगाई इस साल, मैंने क्यों नहीं डेप्सिट किया उसको इस साल, क्यों नहीं किया, ये भी जरा समझा दो। देखें गाइस, मुझे बताएं डिलीवरी व्हीकल 1 मैंने कब बाई की है, मुझे सिर्फ ये बताएं। 30 जून 2013 को बाई की है या उसके बाद बाई की, मुझे इतना बताएं। डिलीवरी व्हीकल 2 की बात कर रहा हूँ, डिलीवरी व्हीकल 2 की बात कर रहा हूँ, वो हमने कब बाई की है? सर वो हमने बाई की है 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013। 30, देखो मेरे प्यारे, हमारा जो साल है वो दिसंबर में एंड नहीं हो रहा। हमारा जो साल है बेटा, तना बेटा, वो दिसंबर में एंड नहीं हो रहा। हमारा जो साल है वो एंड हो रहा है 31, 31, ओ सॉरी, हमारा जो साल एंड हो रहा है वो 30 जून को एंड हो रहा है। कब एंड हो रहा है? 30 जून को एंड हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन इस डेट पे लगती है जिस साल पे, जिस पे हमारा ईयर एंड हो रहा होता है, जिस पे हमारा ईयर एंड होता है। हम इसी के हिसाब से सोचते हैं कि अगर हमारा साल 30 जून 2013 में एंड हुआ है तो शुरू कब हुआ होगा? शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2013, 2012 सॉरी। तो अगर इस पीरियड के अंदर मैंने कोई मशीन बाय की होगी, इस 1 जुलाई 2012 से लेके 30 जून 2013, इस पीरियड के अंदर अगर मैंने कोई मशीन बाय की होगी तो मैं उस पे लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, मैं उस पे लगाऊंगा डेप्रिसिएशन।
30 जून 2013 को। तो ये जो मशीन है ये कब बाय की हमने? 1 जुलाई 2013, मतलब इसके बाद बाय की, तो मैं इस पे नहीं लगा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है तलहा बेटा? अगर हमारा साल 30 जून 2013 को एंड हो रहा है तो शुरू कब होता होगा? 1 जुलाई 2012 को, क्योंकि ये बिटवीन द ईयर है ना, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमारा सिस्टम शुरू हो रहा है। तो साल के 12 महीने अगर जुलाई में स्टार्ट होता है हमारा साल, तो नेक्स्ट ईयर वो जून में जाके एंड होता होगा। तो अगर जुलाई 2012 से लेके जून 2013 तक मैंने कोई भी मशीन खरीदी होगी, मैं डेफिनेशन अप्लाई करूंगा। इसके बाद ली होगी तो उस पर उस साल नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगी। जी बेटा, बात क्लियर है मेरी? मैं अगेन बोलूंगा, मेरी वीडियोस को अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे वो बोल रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएं। ठीक है, तो इसके बनाने के दो तरीके हैं। हमें बनाना है 2014 तक बनाना है, 30 जून 2014 तक बनाना है। तो इसके बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ही बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि मुझे बताएं टोटल कितनी आई थी डेप्रिसिएशन 30 जून 2013 को। 30 जून 2013 को हमारी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आई थी सर? 3000 आई थी। हम 3000 यहाँ लिख देंगे। इसके आगे लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट। इसके आगे लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट। यहां तक मेरे साथ हैं? फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डेट आ गई? 30 जून 2014। इसके आगे लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और टोटल कितना आया था इसका हमारे पास? टोटल इसका आया था 6400। 6400। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद क्या हमने कोई डिस्पोजल किया है? मुझे बताएं, इस पूरे अरसे के दौरान 2 साल में हमने कोई डिस्पोजल किया? यस सर। तो अगर हम कोई डिस्पोजल करेंगे, अगर हम कोई मशीन बेचेंगे, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी हटानी होगी, ऐसा है या नहीं है? अगर हम डिस्पोजल करेंगे तो हमें फिर डेप्रिसिएशन भी हटानी होगी। यस सर, हमें हटानी होगी। तो सर उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए हमें देखना होगा कि डिलीवरी व्हीकल 1 की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? तो आप देख लें यहाँ पे, आप देख लें यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी आ रही है, चेक कर लें। 3001 है, 2401 है। इसका अगर आप टोटल करेंगे ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 6400। 6400 ये टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बल्कि सॉरी, 5400, सॉरी 5400। ये आ जाएगी हमारे पास 5400। 5400 सर। इसके साथ हम क्या करेंगे? इसको यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड पे, और रेफरेंस में लिखेंगे डिस्पोजल, और जिस तारीख पे बेचा है वो तारीख आएगी। वो हमारे पास क्या है? 30 जून 2000, सॉरी 2014, 30 जून। यहां तक मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, ये मेरी पहले साल की डेप्रिसिएशन, देन सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन, मैं दूसरा साल, और ये मैंने डिस्पोज किया, मैंने उसको हटाया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे सर? अब दोनों साइड का टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3000 प्लस 6400। इट वुड बी अराउंड 9400। 9400 मैं लिख दूंगा 9400। और बैलेंस सीडी निकालेंगे। बैलेंस सीडी निकालेंगे। पेपर में आपको फॉर्मेट इसी तरीके से बना हुआ होगा। ये जो मैं कर रहा हूँ ये पेपर है बकायदा, आप देख सकते हैं नीचे पेपर का कोड वगैरह सब लिखा हुआ आ रहा हो। और यहाँ डेट आ जाएगी हमारे पास 30 जून, और ये हो जाएगा 9400 माइनस 5400। आई थिंक सो द आंसर वुड बी 3000। और आगे जाके ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। और यहाँ आ जाएगा 3000। और बैलेंस बीडी के साथ डेट कौन सी आती है? जुलाई। और ईयर वही चलेगा क्योंकि मिड है, बिटवीन है। आई थिंक सो सर 4000 आएगा। मे भी आज कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ। ये 4000 हो जाएगा। नहीं बेटा, 6400, हाँ 4000 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, और कोई इशू बेटा इसके अंदर? यहां तक बात क्लियर है मेरी? यहां तक मेरी बात क्लियर है? अच्छा बेटा, एक चीज और कि ये तो मैंने आपको अभी परेशान हो रहे हैं इसलिए मैं दूसरा इसका तरीका नहीं सिखा रहा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट बनाने का नॉर्मली ये बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता है।
किससे स्टार्ट होता है? बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता है, और वो आपका इस साइड आता है, क्रेडिट साइड पे आता है बैलेंस बीडी, अगर सवाल में दिया हो। और कभी कभार हम खुद से भी लिख लेते हैं, तो अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, मुझे याद दिलाना है आपने। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है हमने जो मशीन बेची है उसकी इंक्रीज करके दें। देखिए कितने मास का है? 6 मास का है, उसकी इंक्रीज करके दें। तो देखिए इंक्रीज करने के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जो मशीन बेची है आपने उसकी कॉस्ट क्या थी? अगर आप सबको याद हो, उसकी कॉस्ट थी 15,000, मैं ऊपर लिख देता हूँ। नंबर 2, उसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी? टोटल जो मशीन बेची है उसकी, वो कितनी थी? 5,400। एंड नंबर 3, आपने उसको कितने का बेचा? उसकी सेल्स वैल्यू क्या थी? आपने उसको कितने का बेचा है? तो अगर आप ऊपर जाएंगे, हमने 8,000 का बेचा है उसको, आप देख सकते हैं। हमें इंक्रीज करनी है डिस्पोजल की, तो ये तीनों चीजें मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ। नंबर 1, हमें कॉस्ट चाहिए होती है, कॉस्ट ये रही। नंबर 2, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए होती है, सेलिंग प्राइस ये रही। और उसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? वो ये रही, 5,400। ये 3 चीजें हमें चाहिए। तो मुझे जरा पहले बताएं, पहली एंट्री क्या होती है, मुझे बताएं। अगर मैं कोई चीज डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं तो सबसे पहले किस चीज की एंट्री होगी, मुझे बताएं। सर रिमूवल ऑफ कॉस्ट की होगी। तो उसकी एंट्री ये होती है, हम डिलीवरी व्हीकल अकाउंट को क्या कर देंगे, जो नॉन करंट एसेट का अकाउंट है उसको कर देंगे क्रेडिट। किससे? 15,000 से। और डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे डिस्पोजल को, डेबिट करेंगे डिस्पोजल को। ठीक है ना? इसके आगे लिख देंगे 15,000। यहां तक मेरी बात क्लियर है बेटा? जी, यहां तक मेरी बात क्लियर है? अच्छा ओके। अच्छा, इसके बाद चलते हैं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट। हमने जो मशीन बेची है बेटा, हमें उसकी डेप्रिसिएशन हटानी है। तो मुझे बता सकते हैं उसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई थी? ये देखें 5,400, आप देख लें। हमने इसको डेबिट भी किया है 5,400 से, और ये ऊपर भी मैंने फाइन करवाया था। ये देख लें, व्हीकल 1 है, और ये व्हीकल 1 का सारा डेटा है, आप देख सकते हैं। ठीक है? तो उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी, वो क्या थी। तो हम लोगों ने क्या किया था, जब अकाउंट बनाया था, हमने ये एंट्री की थी। हमने कहा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, यहाँ शॉर्टकट मत कीजिएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसके आगे लिख देंगे 5,400। और डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो जाएगा? डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और उसके आगे लिख देंगे 5,400। ठीक है बेटा, यहां तक मेरे साथ हैं? एनी इशू? बेटा मैं, कश्यप बेटा, फातिमा बेटा, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ, मुझे आप भी रिस्पॉन्स करें। नहीं समझ में आ रहा, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा गाइड करूंगा बस। लेकिन मैं अगेन बोलूंगा, चीजें नोट डाउन कर लें कि डिस्पोजल की इंट्रीज क्या होती है, नोट डाउन कर लें। कि पहली एंट्री में हम कॉस्ट रिमूव करते हैं, दूसरी एंट्री में हम डेप्रिसिएशन रिमूव करते हैं, तीसरी एंट्री में हम बैंक रिकॉर्ड करते हैं, जो पैसे मिले वो रिकॉर्ड करते हैं। और हर एंट्री में डिस्पोजल आएगा, हर एंट्री में डिस्पोजल आएगा। जी फातिमा बेटा, फातिमा बेटा, कश्यप बेटा, आर यू देयर? फातिमा बेटा आप हैं, मौजूद हैं? ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है? बैंक की एंट्री करनी है। आगे हमें क्या करना है? बैंक की एंट्री करनी है कि हमें पैसे कितने मिले, हमने जो एसेट बेचा है उसके अगेंस्ट पैसे कितने मिले। तो हम क्या करेंगे? बैंक लिखेंगे, हम लिखेंगे बैंक। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं मैंने कितने में इसको बेचा था? सर मैंने उसको 8,000 का बेचा था। तो मैं बैंक के आगे लिख दूंगा 8,000, मतलब बैंक को कर दूंगा डेबिट, और डिस्पोजल को कर दूंगा क्रेडिट। ठीक है बेटा, डिस्पोजल को कर दूंगा क्रेडिट। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हैं? अब आते हैं असल चीज की तरफ, जो फाइनल एंट्री होती है। फाइनल एंट्री होती है, वो है इनकम स्टेटमेंट की एंट्री। सर उसको कैसे करेंगे? अब जरा गौर से सुनना। उसका तरीका ये है कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसका? उसके लिए आपको डिस्पोजल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप परेशान होंगे तो मैं डिस्पोजल का अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं डिस्पोजल का अकाउंट बना लेता हूँ। मुझे बता सकते हैं डिस्पोजल की डेबिट साइड पे क्या आता है? डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या आता है? बी क्विक बाइट गाइस। तलहा, कशफ, कॉस्ट।
हम लिख देंगे 15,000। और डिस्पोजल के क्रेडिट साइड पे दो चीजें आती हैं, एक कितने का उसको बेचा और दूसरी उसकी डेप्रिसिएशन। तो 5,400 यहाँ आ जाएगा। और कितने का बेचा था सर? 8,000 की बेचा था। दोनों साइड का टोटल करें, मुझे बताएं कौन सी साइड ग्रेटर है। अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो ये हमारे लिए गेन है, ये हमारे लिए फायदा है। अगर डेबिट साइड ग्रेटर है तो ये हमारे लिए लॉस है। तो आई थिंक सो डेबिट साइड ग्रेटर है। अगर आप देखें डेबिट साइड का टोटल आ रहा है जी, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 15,000। और 15,000 में से आप माइनस करें 8,000 और 5,000, ये हो जाएंगे आपके 13,400। 13,400। तो आई थिंक सो 1,600 का, नहीं, हाँ, 13,400, 1,600 का आपका लॉस आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1,600 आएगा और इसके आगे लिख देंगे हम लोग इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप देखें डिस्पोजल क्या हो रहा है, ये डिस्पोजल का अकाउंट है, डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और ये रेफरेंस है इनकम स्टेटमेंट, वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज, जब भी लॉस होगा ना, लॉस, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगा। यस बेटा, कश्यप बेटा, ये लॉस है। अगर आपके पास डेबिट साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड पे कॉस्ट आती है, हमारी कॉस्ट आती है। और क्रेडिट साइड पे क्या होते हैं? आपने जो बेचा है वो आएगी, और जितना आप फायदा उठा चुके हैं यानी डेप्रिसिएशन, वो आएगी। तो अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर होती है तो ये हमारे लिए गेन होता है, और डेबिट साइड ग्रेटर होती है तो ये हमारे लिए लॉस होता है। तो आप देखें 15,000 आ रहा है, इट मीन डेबिट साइड ग्रेटर है आपकी, तो ये लॉस है। तो लॉस में हमेशा इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगा और डिस्पोजल क्रेडिट होगा। तो फाइनल एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसके आगे हम लिखेंगे डिस्पोजल क्या हुआ बेटा? डिस्पोजल हुआ है हमारे पास क्रेडिट। कितना अमाउंट था? 1,600 का। और डेबिट क्या हुआ है हमारे पास? डेबिट हुआ है इनकम स्टेटमेंट। कितना अमाउंट था? 1,600। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, सर ये आगे सवाल कह रहा है एक्सट्रैक्ट बनाओ। ये मैंने नहीं समझाया था, ये मैं आपको समझा रहा था। एक्सट्रैक्ट किसे कहते हैं? बेसिकली हम जब एसओएफपी बनाते हैं ना, एसओएफपी, गौर से सुनना, जब हम एसओएफपी बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, तो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस और आपका नॉन करंट एसेट का बैलेंस वहां जाता है, क्योंकि ये हमारे एसेट है। हमारा जो डिलीवरी व्हीकल है वो हमारा नॉन करंट एसेट है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट मतलब एसेट को कम करने के लिए बनता है। तो इनके जो भी बैलेंसेस होते हैं ईयर एंड पे, जो भी इनके बैलेंसेस होते हैं ईयर एंड पे, वो हम कहाँ शो करते हैं? वो हम एसओएफपी में शो करते हैं। किस तरह शो करते हैं जरा देखिए। कभी भी ये सवाल आ जाए ना कि एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बनाओ, एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बनाओ, मतलब वो आपसे एक पार्ट मांग रहा है जैसे नॉन करंट एसेट का, तो उसमें हम क्या करते हैं? एक कॉलम बनाते हैं कॉस्ट का, एक कॉलम बनाते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए, दोनों सही हैं। और एक कॉलम बनाते हैं बुक वैल्यू का। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना। सर इसमें क्या लिखेंगे? हम यहाँ हेडिंग देंगे डिलीवरी व्हीकल की, और सर इसके अंदर क्या लिखते हैं? इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? लाइक ये जो पार्ट है ना हमारे पास, साल के आखिर में जो कॉस्ट है ना, वो लिखेंगे। सॉरी बेटा, इसमें हम क्या करेंगे? साल के आखिर में जो कॉस्ट है वो लिखेंगे, और यहाँ पर साल के आखिर में जो डेप्रिसिएशन है वो लिखेंगे, और इन दोनों को एडजस्ट करके हमारे पास बुक वैल्यू आएगी। कैसे, मैं जरा गाइड कर देता हूँ। देखें, मैं ये डिलीवरी व्हीकल का टी अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मुझे बताएं, मेरे पास साल के शुरू में कितनी व्हीकल थी? कितने की व्हीकल खरीदी थी? 15,000 की मैंने खरीदी थी। उसके बाद मैंने क्या किया था?
एक और मैंने खरीदी थी, अगर आप देखें कॉस्ट, ये मैं कॉस्ट वाला अकाउंट बना रहा हूँ समझाने के लिए। 20,000 की मैंने एक और खरीदी थी, उसके बाद मैंने 20,000 की एक और खरीदी थी, मैंने कर दिया डेबिट। फिर यही 15,000 वाली मैंने सेल आउट कर दी थी। तो मेरे पास साल के आखिर में कितने एसेट बच गए होंगे सर? साल के आखिर में जो मेरे पास नॉन करंट एसेट आ रहे होंगे वो होंगे 20,000 के। मैं अगेन बता दूं, देखो यहाँ हम क्या लिखते हैं, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ हम लिखते हैं कॉस्ट। कि मतलब आपके पास जो है, आपके पास जो है, आप 30 जून 2014 आपके पास साल के आखिर में जो एसेट आ रहे थे उनकी कॉस्ट क्या थी? तो हमारे पास दो थे, एक था 15,000 वाला, एक था 20,000 वाला। 15,000 वाला हमने सेल आउट कर दिया था, तो हमारे पास जो बचा वो कौन सा बचा था? वो बचा था 20,000 वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट, कि हमारे पास 30 जून 2014 को हमारे पास जो एसेट बचे थे उनकी कॉस्ट, तो उनकी कॉस्ट कितनी थी? 20,000 थी। हम यहाँ लिख देंगे 20,000। अच्छा जी, सर यहाँ क्या करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में? यहाँ हम डेप्रिसिएशन का बैलेंस देखेंगे जो साल के आखिर में आ रहा था, जो साल के आखिर में आ रहा था। आप जाके यहाँ देख सकते हैं, ये देख लें, ये साल के आखिर में आपके पास बैलेंस आ रहा था। ये वाला बैलेंस लेके हम बैलेंस लेके जाते हैं। यहाँ भी मैं देखें बैलेंस लेकर क्या हूँ, 20,000 कहाँ से आया? ये देखें 20,000, ये देखें 20,000। और मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ जाके लिख दूंगा 4,000 रुपए जो आपका डेप्रिसिएशन का बैलेंस था, और इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो बुक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16,000। सर बुक वैल्यू क्या होती है? जब कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो जो आंसर आता है उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया था औकात। उसको बुक वैल्यू भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं उसको बुक वैल्यू भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं। यहां तक मेरी बातें क्लियर है सारी? कुछ ज्यादा ही डोज दे रहा हूं मैं आप लोगों को, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये नवंबर 2014 पेपर 2-2 है। अच्छा, इस सवाल में क्या है, हमारे पास एक मशीन है, मोटर वैन है सॉरी, उसकी परचेज प्राइस दी हुई है, उसकी लाइफ दी हुई है, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू दी है। रेजिडुअल वैल्यू एस्केलेट वैल्यू बात की होती है। पहला उसने सवाल ये दिया है कि ये बताएं कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो 3 साल की डेप्शन कितनी आएगी? 3 साल की कितनी आएगी? तो बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। अगर उसने लाइफ दी हुई है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपने, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू बात एक ही होती है, और डिवाइड बाय क्या कर देना है आपने? लाइफ कर देना है। तो देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 9,600 माइनस 1,200 डिवाइड बाय 3। आई होप कि हर साल का आंसर जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2,800। 2,800, ठीक है ना, 2,800 आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, अगर सिंगल मशीन है तो फिर हर साल सेम ही रहेगी। 2,800 नेक्स्ट ईयर भी आएगा, एंड 2,800 हमारे पास तीसरे साल में भी आएगा। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हमारे पास सेम ही रहेगी, सेम ही रहेगी। अच्छा, उसने कहा है कि आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए भी मालूम करके दें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए भी मालूम करके दें। तो हम यहाँ ऊपर इसको फाइंड कर लेते हैं। सर इसका तरीका क्या है, देखें, हमने 9,600 की मशीन खरीदी थी, ठीक है ना। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आप 50% लगाएं। अब इसके लिए उसने परसेंटेज दी हुई होगी आपको, ये देखें परसेंटेज दी हुई है। आप 50% अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 4,800। ये इसमें से माइनस कर दें, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर ये वैल्यू हो जाएगी 4,800। अब रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है, हम हर साल बुक वैल्यू पे लगाते हैं। आप दोबारा 50% अप्लाई करें, यू विल गेट 2,400। ये आप इसमें से माइनस कर दें, ठीक है ना। अब हमारे पास थर्ड ईयर आ जाएगा, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,400। एंड इस तरीके से आप इसको अगर आगे कंटिन्यू करते हैं, ये डेफिनेशन में मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 50% अगर आप अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट ईयर की डेप्शन आ जाएगी 1,200 आ जाएगी। कितनी? 1,200 आ जाएगी। और अगर हम ये माइनस करते हैं तो आपके पास वही स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी जो ऊपर हमने बताई थी 1,200, ठीक है। तो पहले साल की कितनी थी देख लें, 4,800, नेक्स्ट ईयर की 2,400, एंड देन 1,200। तो हम लिख लेते हैं 4,800, देन 2,400, एंड देन 1,200। अच्छा, अगर आपको याद हो मैंने एक चीज बताई थी पहले,
कि स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टाइम मेथड होते हैं, टाइम बेस्ड मेथड होते हैं, टाइम बेस्ड। मतलब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं कि जो शुरू में ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, तो उनकी डेप्सन ज़्यादा आनी चाहिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस देती हैं, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती हैं, लाइक कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं जिनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होती है, इक्वली प्रोडक्टिव होती है हर साल, तो उन पे लगना चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड। बस फर्क ये होता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ज्यादा डेप्सन आ रही होती है और स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम आ रही होती है। टोटल अमाउंट सेम रहता है हमेशा, आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर 2800 इसको टोटल करके देख लें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों को, इसी तरीके से इसको टोटल कर लें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लाइक 2800 2800 2800, आई थिंक से ये हो जाएगा 6000 6000 7600 एंड प्लस 800 प्लस कर दें 8400 आ जाएगा आपके पास टोटल। सेम एज आप यहाँ देख लें, 4800 प्लस 2400 तब प्लस 1200, यहाँ भी आपके पास 8400 ही आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा बात है ऐसी बताने के लिए। अगला सवाल है, सर स्ट्रेट लाइन मेथड का कोई एक एडवांटेज बता दें। तो दो एडवांटेज है स्ट्रेट लाइन मेथड के। एक तो ये होता है कि ये इजी टू कैलकुलेट होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है एंड अंडरस्टैंड होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है एंड अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, दूसरा अगर आपने एडवांटेज लिखना हो, ये उन एसिड के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है जो कंसिस्टेंट, जो इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ईच ईयर। तो अमूमन मशीनरी हो गई, बिल्डिंग वगैरह हो गई, तो अमूमन आपने देखा होगा सवालों के अंदर जहां बिल्डिंग की बात होती है, जहां मशीनरी की बात होती है, वहां हम यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, इसके बाद आगे बोल रहे हैं वन एडवांटेज बताओ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। तो अमूमन ये सूटेबल होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उन नॉन करंट एसिड्स के लिए जो अर्लियर ईयर में ज्यादा बेनिफिट देते हैं, अर्लियर ईयर में ज्यादा बेनिफिट देते हैं, और लेस बेनिफिट देते हैं लेटर ईयर्स के अंदर। तो इससे सर क्या होगा, इससे आपका प्रॉफिट ज्यादा रियलिस्टिक होगा। क्या मतलब, देखिए अगर कोई एसिड आपको शुरू के सालों में ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो आप डेप्सन भी ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि आपके बेनिफिट एंड कॉस्ट मैच होने चाहिए। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा रियल होगा, रियलिस्टिक प्रॉफिट होगा कि भाई जितना मैंने बेनिफिट कमाया उसके अगेंस्ट में उतना एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये उन एसिड के लिए बहुत सुटेबल है जो शुरू के ईयर में ज्यादा बेनिफिट दे रहे होते हैं। तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा रियलिस्टिक होगा, इससे हमारी एसिड की वैल्यू भी ज्यादा रियलिस्टिक होगी। ठीक है, अच्छा यहां तक मेरी बातें क्लियर है? एनी इशू? जी गाइस, यहां तक कोई मेरी बातें क्लियर है? अगर ठीक है, ओके। सो ऐसा है, मैं इसको यहाँ एंड करता हूँ और आपको कुछ सवाल देता हूँ जो आपने करने। ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल है, ये सवाल आप जो है ना होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। ये है नवंबर 2017 पेपर 2 1। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है लेकिन मंथली है बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। फर्क क्या है सर, मंथली है, ये ख्याल कीजिएगा। और साल कब एंड हो रहा है, दिसंबर में एंड हो रहा है। थोड़ा सा चेंज होगा मेरे पहले सवाल से। ये आपने करना है घर जाके, ये सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ की हुई है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें सीन क्या है, मशीन हमने खरीदी है कब, 2014 में, 1 जनवरी 2014 में हमने मशीन खरीदी थी। तो जाहिर सी बात है 2014 में भी डेप्सन लगेगी ना। तो इसने क्या किया, यहाँ जानबूझ के आपसे डेप्सन कैलकुलेट करवाई है 31 दिसंबर 2015 एंड 16 की, 14 की जानबूझ के नहीं करवाई। डेप्सन कब स्टार्ट होती है, जब मशीन परचेज करते हैं, तो ये ख्याल कर लीजिएगा। वो मैंने नीचे किया हुआ है, ये मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, और फिर बाकी इंशाल्लाह चीजें मैं कल बताऊंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में।